क्वेश्चन है जनाब, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें। क्या दरख्तों की वजह से हवा चलती है कि हवा के चलने से दरख्त मूव करते हैं? हवा के चलने से दर्द मिल सकती है। तो हवा कैसे चलती है? जी, फिर हवा कैसे चलती है? टेम्परेचर की वजह से जैसा ऊपर है सॉरी। वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाँ जी, तो फिर ये लो प्रेशर कैसे बन जाता है? लो और हाई प्रेशर कैसे बन रहा होता है? टेम्परेचर के राइज और फॉल होने की वजह से। कहाँ पर? यही हमारे एटमॉस्फेयर पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर की वजह से भी प्रेशर, एयर प्रेशर कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। इसके अलावा एक और सोर्स भी है। देखो अरे हमारे। एक इनका जी। ये भी ना, ये नॉर्दर्न साइड से स्टार्ट होती है ना। हाँ जी, तो वो नॉर्दर्न। एरिया भी हाई हाई होता है उनका। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास जो है ना ज्यादातर समंदर का एरिया है। अब समंदर को आपको पता है ना कि समंदर में टाइड्स उभरती हैं चांद की वजह से। तो जब वो टाइड्स उभरती हैं तो वहां पर एक कैविटी बनती है। समंदर के अंदर एक खिला बन जाता है। वो क्योंकि बहुत बड़ा वजूद होता है, तो वहां पर एयर प्रेशर का डिफरेंस आता है। ठीक है, आप यूँ समझिए कि ये जमीन है फॉर एग्जाम्पल, और ये एक, चले हम बना ही लेते हैं, ये यूरोप है, ये एशिया है, ठीक है, ये अफ्रीका है, कमोबेश। यहाँ पर ये ज्यादा बन गया। ये इतना बड़ा समंदर है, यहाँ पर ये समंदर है। अब इस समंदर का बेशुमार पानी ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ पर खिला बन गया। जब यहाँ पर खिला बनेगा तो यहाँ जो, यहाँ पे खिला बन गया यानी कि लो प्रेशर हो गया। तो ये जो हाई प्रेशर वाली विंड्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगी। जब ये विंड्स इधर मूव करेंगी तो ये यहाँ की जो अपनी विंड्स हैं वो कहीं और ट्रेवल करनी शुरू कर देंगी, इधर ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ से फिर हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? ये आपको मुख्तसर तरीन मैंने एक मेथडोलॉजी बताई है, आगे थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ टच आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो जब ये हवाएं आती हैं तो फिर हमारे जो दरख्त हैं वो मूव करते हैं। ट्रेडिशनली हमारे जो हम लोग हैं यही समझते हैं कि हवा, जब दरख्त मूव करेंगे तो हवा चलेगी, ऐसा नहीं होता। हवाओं के चलने से दरख्त के पत्ते लहराते हैं। हाँ, ये देखो क्वेश्चन आ गया। विच डायरेक्शन, ध्यान से पढ़ना इसको, विच डायरेक्शन डज विंड फ्लो अराउंड एरिया ऑफ हाई प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? वो कहता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो हमने कल पढ़ा था, अराउंड एरियाज ऑफ हाई प्रेशर, वहां पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी हाई प्रेशर वाला एरिया भी है, लो प्रेशर वाला एरिया भी है। ठीक है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं थोड़े से गैप के साथ। तो वो कहता है कि हाई प्रेशर से जो हवा मूव करती है नॉर्दर्न एरियाज में, तो वो बताएं क्लॉकवाइज मूव करती है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है? तो इसका सादा सा आंसर है कि क्लॉकवाइज मूव करती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये है जनाब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इस जमीन को इस तरह दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ से देखें, ये हाई प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर एरिया इस तरह से मूव कर रहा है। तो आप देखें ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इस तरह क्लॉक यू मूव करता है ना। अब ये हमसे क्वेश्चन कर लिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। कल को वो साउदर्न, इस सारी स्टेटमेंट ऐसे रहेगी, यहाँ पर साउदर्न करेगा। कुछ बहुत सियाने बच्चे जिन्होंने पास पेपर अच्छी तरह रटे हुए होंगे, वो आंखें बंद करके क्या लगाएंगे, क्लॉकवाइज। उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूछा हुआ है क्या पूछा हुआ नहीं, बस थोड़ा सा वो टच मिला हुआ था पहले, उन्होंने डायरेक्ट आंखें बंद करके क्लॉकवाइज। भाई नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, साउदर्न में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये देखो।
ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। जी अब तो नहीं बोलेगा। अब आते हैं यहाँ पे चंद एक चीजें हैं, ये वेस्टर्लीज ये हवाओं के नाम है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, फिर वेस्टर्लीज। ठीक है, ये जो पोलर एरियाज के नजदीक होती है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक में, ये वेस्टर्लीज हवाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया का क्या मतलब हुआ, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। यहाँ पर लो प्रेशर है, पोलर एरिया से वेस्टर्ली की तरफ आएगी। यहाँ पर ये यूं घूमेगा, और यहाँ पर फिर हाई प्रेशर है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, जबकि हमारे जो ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, ये बिल्कुल इक्वेटोरियल एरिया, ये लो प्रेशर है। तो ये जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में हाई प्रेशर होता है, तो ये इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। और फिर इसी तरह वेस्टर्लीज में, तो आपको ये याद रहेगा ना, वेस्टर्लीज लो प्रेशर एरिया होता है, इक्वेटर भी लो प्रेशर एरिया होता है। हाउ मेनी टाइम्स साउंड ट्रेवल इन वाटर फास्टर देन एयर, पानी में आवाज ज्यादा तेजी से मूव करती है, कितनी तेजी से, 4 टाइम्स। और अगर आप इसको कहो मेटल में, तो मेटल में और ज्यादा तेजी से फास्टर मूव करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन एयर एट 0 डिग्री। ईयर अगर 0 डिग्री पे है तो उसमें सबसे कम मूव कर, जो साउंड की स्पीड है सबसे कम है। फिर द विंड स्पीड बिटवीन 105 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल रिजल्ट इन माइनर डैमेज, यानी कि इतनी स्पीड नहीं होती है। छोटी मोटी जो आंधी वगैरह होती है, जो आपके घर के प्लास्टिक के बर्तन उठा के चली जाती है, ये वो है। टैंकी के ढक्कन, टैंकी के ढक्कन भी ले जाती है। ये तो साउंड जो है सर, ये वाटर का टेम्परेचर राइज होने की वजह से फास्टर मूव करे, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कौन से टेम्परेचर पे है? अच्छा, मुझे आपकी आधी बात समझ आई है और आधी नहीं आई। सर जो स्पीड ऑफ साउंड है यहाँ पे है कि उसकी मिनिमम स्पीड जो है साउंड की वो 0 सेंटीग्रेड पे है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वाटर का टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, और अगर ये बिल्कुल बढ़ेगी तो बढ़ेगी। वो मैक्सिमम स्पीड जो उसकी होगी किस टेम्परेचर पे होगी? ये इसका जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा वैसे स्पीड हाई देखिए, होती इसका तो जाएगी। मुझे नहीं कंफर्म कि किस पे जो ना हाईएस्ट होगी, लेकिन जब टेम्परेचर राइज होगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा तो स्पीड बढ़ेगी। अब ये हवा का है 0 डिग्री पे, तो हवा का अगर टेम्परेचर ज्यादा राइज हो, तो हो सकता है वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, और हवा का टेम्परेचर, ये आप सर्च करना कि कितनी हवा का टेम्परेचर हो कि 25 डिग्री वाटर की निस्बत ज्यादा स्पीड हो हवा में। जब टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ स्पीड बढ़ेगी। ये है जनाब एनीमोमीटर, जो विंड की स्पीड मालूम करता है। बैरोमीटर होता है जो हवा का प्रेशर मालूम करता है, एनीमोमीटर ये हवा की स्पीड मालूम करता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज रिगार्डेड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी कि जो वेपर्स वगैरह हवा में होते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी से देख रहे होते हैं। अक्सर कहीं एसी लगा हो ना, तो उसमें ह्यूमिडिटी भी पता लग रही होती है कि इसमें कितनी ज्यादा वाटर वेपर्स है। ये है जनाब हाइग्रोमीटर, ये वाटर वेपर्स मालूम करता है, हाइग्रोमीटर इसका नाम है। बैरोमीटर प्रेशर के लिए, ध्यान से देखें, ये ऑप्शंस भी, तीनों ऑप्शंस पूछे हैं, बैरोमीटर प्रेशर के लिए, एनीमोमीटर स्पीड के लिए, और हाइग्रोमीटर बताते नहीं, वाटर वेपर्स के लिए। ह्यूमिडिटी के लिए। हाँ जी, ह्यूमिडिटी के लिए भी। अ डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, हाइग्रोमीटर। थोड़ा सा उसने बदल दिया। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर कौन सी है, नाइट्रोजन, हमने पढ़ लिया ये, 2022 में आया हुआ। डैश इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, एक खास वक्त में एक खास जगह पर जो
एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है उसको वेदर कहते हैं, क्लाइमेट क्यों नहीं कहते? जी, उसमें क्लाइमेट और कोई वेदर में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस टाइम होगा? नहीं होगा। क्लाइमेट, उसका, उसमें टाइम की कैद नहीं होगी फिर। हाँ जी, वो एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, ठीक है, कैलकुलेटेड, एक काफी अरसे से कहीं का क्लाइमेट है। जिस तरह पाकिस्तान का क्लाइमेट या पंजाब का जो हमारे साउथ पंजाब का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है। तो वो हमारे एक अरसे से हमें पता लग रहा है ना कि ये गर्म ही है हमारा क्लाइमेट। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं कि भाई कराची के क्या कैसा मौसम है, तो वो आप कहोगे जनाब भाई बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो वो बेसिकली आप वेदर फॉरकास्ट बता रहे हो, क्लाइमेट नहीं बता रहे। क्लियर है? Which of the following gases has role and important in maintaining atmospheric temperature? कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर मेंटेन करने में बड़ा इफेक्ट है। हाँ जी, ये बात बताइए ना पीछे मैंने, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा कर रही है और उससे टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है जी। क्यों? इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेती है ये। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब होंगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब आते हैं हम क्लाउड्स की तरफ। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। दो हैं, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। कुछ जो क्लाउड होते हैं हॉरिजेंटल, ऐसे पतले पतले से क्लाउड ऐसे। कुछ ऐसे होते हैं, आप ये हम जमीन से देखकर तो नहीं हमें नजर आ रहे होते कि भाई वर्टिकल है, लेकिन वैसे हमें पता है कि भाई वर्टिकल है, वो क्यूमुलस होते हैं, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। लेकिन फिर इनकी सब टाइप्स हैं किस कई तरह की, वो हम देखेंगे। स्ट्रेटस क्यूमुलस मिला दो, स्ट्रेटस 6000 फीट पर है बिलो, क्यूमुलो निम्बस। ये क्यूमुलो निम्बस वो बादल हैं जो तूफानी बादल होते हैं, तूफान जिनमें होता है। स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस, आल्टो क्यूमुलस, सिरो क्यूमुलस, सीरस। बस इनकी पिक्चर्स देख के अंदाजा लगा लें कि इस तरह के होते हैं। रेन बेयरिंग क्लाउड्स जिनको निम्बस कहते हैं, ठीक है, जिनमें पानी होता है, जो बारिश पैदा करने वाले जो बादल हैं उनको निम्बस कहते हैं। ठीक है, निम्बस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर रेन, निम्बस मीन रेन। और क्यूमुलो निम्बस वो होते हैं जिसमें तूफान होता है, बिजलियां कड़कती हैं, वो क्यूमुलो निम्बस है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जी, जिस तरह टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है? एक रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है, एक कॉलम बना हुआ है ना, ऊपर से नीचे तक हमें नजर आ रहा होता है, जिसके दरमियान में जो कुछ आता है उड़ा के ले जाता है। आपने देखा होगा आंधी आई है और बड़े बड़े दरख्त टूट के गिरे हुए हैं, ये टोर्नेडो है। ठीक है, जिस चीज से कनेक्ट होता है उस चीज को उखाड़ के ले जाता है दूर, उठा के फेंक के मारता है। ठीक है, जमीन से आसमान तक एक कॉलम बना होता है। क्वेश्चन देखें जी, आया हुआ है 2023 में, विंड ब्लोइंग इन अ स्पिरल फॉर्म अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ टोर्नेडो। स्पिरल फॉर्म में कौन सी विंड है जो स्पिरल फॉर्म में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बनी होती है, उसको टोर्नेडो कहते हैं। साइक्लोन, ये बड़ा मास है, वो फिर जो इसकी हमें रीजन दूर क्या से होती नजर आ रहे है? होते शापर उड़ते हुए, वो जो शापर उड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, और जैसे हमारे पास आता है इतने सारे ढेर शापर के इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, चीजें उड़ने लग जाती हैं, ये साइक्लोन है। लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड, दोनों को हम उर्दू में क्या कहते हैं? आंधी आ गई। थोड़ा तेज हो तो कह देते हैं तूफान आ गया। लार्ज एयर मास हो तो साइक्लोन, रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये कोई जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सेंटर है, ये कुछ चंद फुट का नहीं होता, ये पूरे के पूरे शहरों के सेंटर होते हैं। इसीलिए तो ऐसा सुनते हैं कि मुल्तान में आंधी आई है, अब बहावलपुर पहुंच गई है। ये पूरा एरिया लो एटमॉस्फेरिक सेंटर होता है बेसिकली, जिसके गिर्द ये घूम रहा होता है।
tropical cyclone becomes hurricane at speed more than 74 mph miles per hour. ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम हरिकेन, आंधी बन जाती है, हरिकेन तूफान बन जाता है अगर 74 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड हो जाए। साइक्लोन बेसिकली क्या है जी, लार्ज सिस्टम ऑफ विंड है। अभी यही पढ़ रहे हैं ना हमने साइक्लोन, 2021 में भी क्वेश्चन आया, 23 में भी आया। व्हाट आर साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स है, उनको क्या कहते हैं, विली विलीज। अच्छा, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे इन सारे तूफानों को कि किस कौन से कंट्री में तूफान क्या कहलाता है, विली विलीज। अब थर्ड टर्म है हमारी सोनामी, ये समुद्रों में आता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी कई मरतबा कोशिश की गई लेकर आने की, लाहौर में, इस्लामाबाद में, डी चौक पे। ठीक है, सोनामी, तो ये सोनामी है, जापानीज वर्ड है, हार्बर वेव इसको कहते हैं। साहिली क्या कहेंगे, वेव को क्या कहेंगे उर्दू में? लहर। कैटास्ट्रोफिक ओशन वेव है ये, कैटास्ट्रोफिक ओशन, तो सामने आता है इसको लेकर डूब जाती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, सुनामी को मेजर कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड में, कितने एम्पलीट्यूड का सुनामी था। जिस तरह हमारा होता है ना जलजिला, उसको कहते हैं कितने रिक्टर स्केल था, जबकि सुनामी का क्या कहेंगे, कितने एम्पलीट्यूड था। नेक्स्ट टर्म है जनाब एवरेंची। एवरेंची पहाड़ों पर से बर्फ पिघलती है और बेशुमार, मतलब काफी ज्यादा बर्फ पिघल के नीचे आने लग जाती है, तो एवरेंची कहते हैं। रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, an avalanche hit a Pakistan army base, killed 140 soldiers and civil contractors at 2022। कब, 7 अप्रैल 2012 की बात है। 140 सोल्जर जो है हमारे बर्फ में दब के खत्म हो गए थे, शहीद हो गए। 7 अप्रैल 2012 की बात है। पूछा कब है, 2022 में, 10 साल के बाद। तो ये 2025 में भी पूछ सकता है, 24 में भी पूछ सकता है, 25 में। अल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज वैली ग्लेशियर। कुछ ग्लेशियर्स हैं, वैसे ये आ गया था तो मैंने डाल दिया इसमें। अल्पाइन ग्लेशियर और आल्सो कॉल्ड वैली ग्लेशियर, ये दो मरतबा सवाल है। ग्लेशियर, ये टाइप ऑफ ग्लेशियर है, अल्पाइन और वैली एक ही तरह के ग्लेशियर है। अब आते हैं हम जनाब जियोलॉजी पे। जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब क्या, कि आप अर्थ को स्टडी कर रहे हो, किस चीज की बनी हुई है, स्ट्रक्चर, उसकी एवोल्यूशन, ठीक है, और उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सब हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। और वो कंटिन्यूस कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज है। सबसे पहले अर्थ की कितनी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की। तीन लेयर है इसकी जनाब। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको पाँव तले रोंदते हुए हम चलते फिरते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं, वो अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, उसके नीचे मेंटल है, और नंबर 3 पे लोअर कोर है, लोअर मोस्ट लेयर, ये गर्म लेयर होती है। ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर, जिस तरह सूरज की भी हमने कहा था ना कोर होती है, इस तरह जमीन की भी कोर होती है। और यहाँ से सवाल है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जब अबंडेंट मेटल है वो कौन सी है, एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन। इस पर यकीन नहीं आता अक्सर लोगों को। ठीक है, तो ये याद रखना कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 46% है, अर्थ क्रस्ट में। मुझे लगता है तो मिट्टी बहुत ज्यादा है, मिट्टी है तो गैसेस भी ऐसी हैं, बहुत हैं। मेंटल, ये आपको मेंटल करेगी, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हैं। क्रस्ट को हमने पढ़ लिया ऐसे ही, कोर भी कोई नहीं इतनी खास।
मेंटल जो है ना ये क्रस्ट के नीचे है और इसको लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर में तकसीम करते हैं। लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर, यहीं पर हमारे समंदर कनेक्ट होते हैं, यहीं पर माइंस हैं, मिनरल्स हैं, यहीं पर है सब मेंटल में। यहीं पर ठीक है, ये पथरीली चट्टानें मेंटल में होती हैं। तो मेंटल काफी बड़ी लेयर होती है। और फ्यूजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, लिथोस्फीयर क्या होता है देखें, एक खास हद तक ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट के नीचे यहाँ पर इसके नीचे शुरू हो जाता है मेंटल। मेंटल की ये जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर, पहली लेयर, ये है लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर कभी यहाँ पर एंड हो रही होती है, कभी क्रस्ट जो है वो नीचे तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन। तो इसलिए वो कह रहा है कि फ्यूजन है अर्थ क्रस्ट की और मेंटल की। क्लियर होगी बात। लिथोस्फीयर 15 to 20 मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो लिथोस्फीयर में, टेक्टोनिक प्लेट वही है ना, जलजला आता है तो हमारे तक या पंजाब में भी फील होते हैं झटके जलजले के, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, 15-20 टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब आते हैं, ये देखिए यहाँ से, ये ऊपर वाली क्रस्ट है, नीचे है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यहाँ तक है, और ये प्लास्टिक एस्थीनोस्फीयर है, ओशनिक क्रस्ट है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वगैरह, देख लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एज अ यूनिट अलोंग अ कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड स्लम्प। मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एज अ यूनिट अलोंग कर्व्ड सरफेस। देखिए ये पानी है, यहाँ पर एक कर्व सरफेस है, तो ये गिरता रहता है हिस्सा, यहाँ से टूटता रहता है। या यहाँ से देख लो, ये यहाँ से टूट, ये कर्व सरफेस है ना, ये पूरे का पूरा हिस्सा टूटेगा, यहाँ गिर जाएगा, या यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा रेंगता रहेगा। पानी यहाँ से इसको वीक करता रहता है, पानी यहाँ पे चोट लगाएगा, ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, और ये जो ये वाला हिस्सा ना ऑटोमेटिक नीचे की तरफ मूव करेगा। इसको स्लम्प कहते हैं। कॉन्सेप्ट में बता दिया आपको, पूरे के पूरे घर देखे पानी की नजर हो जाती है। एब्रेशन क्या होती है? पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर रबिंग अगेंस्ट अ रिवर बेड, बैंक और क्लिफ इज व्हाट टाइप ऑफ इरोजन? उसका एब्रेशन कहते हैं। मतलब देखिए, पानी मूव कर रहा है, दरिया है, मूव करता जा रहा है, उसके दरिया के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े से थिक पार्टिकल्स हैं, वो जमीन से जब टकराते हैं तो जमीन की न्यूट्रिशन को नुकसान पहुंचाते हैं। उस नुकसान पहुंचाने की टर्मिनोलॉजी है इरोजन। उसको इरोजन कहते हैं, यानी कि अपने साथ मटेरियल ले जाते हैं। क्योंकि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और रिवर बेड के दरमियान हो रहा है, तो इसको हम फिर कहते हैं अब्रेशन, रगड़। ये रगड़ है। बाकी आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे कि ना, इसमें और चीज भी है। ट्रैक्शन क्या होती है, साल्टेशन क्या होती है, यहाँ पर पता ये तो सॉल्यूशन है। ठीक है, बिल्कुल घुल के उसने कोई नुकसान पहुंचाया तो सॉल्यूशन है इसका कोई नहीं। ट्रैक्शन इस मूवमेंट से, दरमियान में पत्थर पड़े हैं, पत्थर से टकराकर जो पानी इस तरह से रोल करता है तो इसको ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और साल्टेशन मतलब ये तो केमिकल इफेक्ट हो गया तो साल्टेशन हो, साल्ट बना बनाकर उसने इरोजन किया। इन द ओशन बेसिन रिलीफ dash is gently sloping, relatively shallow, submerged at the plane of subcontinent continental shelf. In the ocean basin relief dash यानी continental shelf is gently sloping, relatively shallow, submerged at the plane of subcontinent। इसका मतलब ये वही है कि भाई एक स्लोप है और उसमें जेंटली सबमर्ज होता जा रहा है कोई भी जमीन का टुकड़े, तो क्योंकि समंदर के साथ है वो, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके साथ जमीन है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं जमीन के अंदर चल जाए तो, इग्निशियस रॉक्स,
सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस, देखो लावा फटता है, लावे से बहुत सारी मटेरियल मेटल्स बाहर निकलती हैं, वो जो मेटल बाहर निकलती हैं और जम जाती हैं तो वो इग्निशियस रॉक बनाती हैं। उसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, पीपीएससी में 2023 में पूछा हुआ है, इसके लिए आप बसाल्ट भी याद कर लें। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या होता है कि आर फॉर्म फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट, डेड प्लांट्स, एनिमल्स। कोई भी प्लांट्स, कोई एनिमल्स वगैरह डेड होते रहते हैं ज़मीन में, वो इकट्ठे होते गए, जमा होते गए तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। इसके एग्जांपल हैं सैंड स्टोन और लाइम स्टोन। एग्जांपल्स याद रखें, मैंने बताया 2023 में आया हुआ सवाल। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर अंडरग्राउंड। सेडिमेंट्री रॉक्स पर हीट लगी चेंज हो गई, इग्निशियस रॉक्स पे हीट लगी चेंज हो गई, चेंज हो गई क्या बनाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी एग्जांपल है मार्बल। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इग्निशियस का ग्रेनाइट याद कर लें, प्यूनिस याद कर लें। सेडिमेंट्री का देखें लाइमस्टोन, ये जो मैंने करवाया है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, जिप्सम याद कर लें। फिर मेटामॉर्फिक में मार्बल, स्लेट वगैरह। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज लाइमस्टोन फॉर्म। लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। देखें 2022 में सवाल है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर पोरस, सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस होती हैं, ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े सुराख होते हैं। विच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है, जला दिया खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोल्यूटेंट, नेचुरल गैस। पेट्रोल में बहुत देखो धुआं निकलता है, कोल में भी बहुत नुकसानदेह, डीजल भी नुकसानदेह। नेचुरल गैस पोल्यूटेंट तो है लेकिन ये लीस्ट पोल्यूटेंट है। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल, विंड भी रिन्यूएबल है, सोलर भी और हाइड्रो पावर। विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन ऑन मेगा स्केल, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक कोल की किस्म है और ये ज्यादातर यूज होती है, ठीक है, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है कोल, ठीक है। कहाँ से बनते हैं, पौधों से। ये दरख्त हैं, ठीक है। अब हम अगर आर्टिफिशियल बना रहे हैं कोयले को, तो सबसे पहले तो इसको हीट प्रेशर वगैरह देते हैं तो पीट बन जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वो काले रंग का इसमें मटेरियल, लिक्विड भी है और लकड़ी भी है थोड़ी थोड़ी सी। उसको फिर थोड़ा सा हीट देते हैं, हल्की सी हीट देते हैं, इतना कि भी जले ना, खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो जब ये ड्राई होकर बनता है तो इसको लिग्नाइट कहते हैं, ठीक है, इसको लिग्नाइट कहते हैं। उसके बाद ये बिटुमिनस एक शेप आ जाती है, ये कोयला है। सब बिटुमिनस को कम हीट लगी, सब ब्यूटोमिनस है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है ये आखिरी किस्म है इसकी, जिसको बहुत ज्यादा हीट लग गई तो एंथ्रासाइट बन गया। बिटुमिनस ये नॉर्मल कोल है। अब मैग्मा और लावा, इन दो के दरमियान डिफरेंस समझ लें। मैग्मा, मोल्टन रॉक्स दैट इज स्टिल ट्रैप्ड अंडरग्राउंड। और जो हमने कहा ना कोर, कोर में बहुत ज्यादा हीट है। इसके अलावा जमीन में जगह जगह लिक्विड फॉर्म में मटेरियल, मेटल्स पाई जाती हैं, रॉक्स पाई जाती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। तो जब तक वो जमीन के अंदर है तो उसको मैग्मा कहेंगे, जब जमीन के बाहर आ गई तो लावा कहेंगे। वो फट के बाहर आ जाता है लिक्विड की सूरत में तो लावा है। मैग्मा और लावा में जमीन के अंदर है वो मोल्टेन रॉक, अगर जमीन के अंदर है तो मैग्मा, जमीन से बाहर आ गई जमीन को फाड़ के तो वो लावा बन गया। ये देखें, ये सारा मैग्मा है, जमीन के अंदर है, और ये इसको फाड़ कर जब बाहर आता है इधर तो ये लावा बन जाता है। विच इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन एशिया, माउंट देमावंत। ये हाईएस्ट वोल्केनो है। ये अब डोरमेंट हो गया, इसकी कोई ज्यादा उसमें नहीं है, अब इसमें लावा वगैरह नहीं निकलता है, भी ईरान में, याद रख लेना। वाई डज द कोर ऑफ अर्थ स्टे हॉट, क्यों गर्म रहती है कोर की, अर्थ की कोर, क्योंकि हीट आ जाती है प्लेनेट से। जब ये बना था तभी हीट थी, तो उसके इसके अलावा फ्रिक्शनल हीट भी है इसमें कुछ,
फोर मटेरियल में फ्रिक्शन होती रहती है तो हीट चलती रहती है। इसके अलावा असल जो बात है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो रिक्टर स्केल के जरिए नापा जाता है उसकी हाइट, वो उसकी इंटेंसिटी। क्लियर है जी?